आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट इस वक्त इतिहास की सबसे खतरनाक और भयानक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि मानो पूरा खाड़ी क्षेत्र बारूद का शमशान बनने की कगार पर है। एक तरफ इजराइल गाजा से लेकर लेबनान तक चौतरफा तबाही मचा रहा है, ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है, तो दूसरी तरफ यमन में हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई को निशाना बनाकर मिसाइलें और ड्रोन दाग रहे हैं। और इसी बीच खाड़ी देशों के दिल कहे जाने वाले दुबई और अबू धाबी में उस वक्त तबाही देखने को मिली जब एक के बाद एक वहां पर हमलों की गूंज सुनाई दी। और आपको बता दें कि खौफ इस तरीके से देखने को मिल रहा है खाड़ी देशों में, और लाखों नागरिकों और पर्यटकों के मोबाइल फोन एक साथ आपातकालीन रेड अलर्ट से थर्रा उठे हैं। इधर यूएई के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और गृह मंत्रालय ने तुरंत फरमान जारी कर लोगों से नजदीकी पक्की इमारतों में पनाह लेने और शीशे की खिड़कियों से दूर रहने की सख्त ताकीद की है। इस अलर्ट के बाद पूरे दुबई में अफरा तफरी का माहौल है और यूएई की एयर डिफेंस प्रणालियों को पूरी तरीके से कॉम्बैक्ट मोड पर डाल दिया गया है। दरअसल इस खौफनाक मोड़ की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका और ईरान के बीच हुए अस्थायी संघर्ष विराम समझौते की मियाद का खत्म होना, यानी कूटनीतिक रास्ते बंद होते ही अब सीधे सैन्य टकराव की आशंका सच साबित हो रही है। और खबर है कि अमेरिका और ईरान दोनों ही देर रात एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर विनाशकारी हमले कर सकते हैं। अब खुफिया एजेंसियों को यह शक है कि दुबई पर हुआ ये मिसाइल अलर्ट यमन की हूतियों या फिर खुद ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की उस रणनीतिक चाल का हिस्सा है जिसके तहत खाड़ी में मौजूद अमेरिकी सैन्य और तेल ठिकानों को पंग बनाने की तैयारी है। और अगर आज अमेरिका और ईरान के बीच सीधे मिसाइल युद्ध शुरू होता है तो इसकी लपटें सिर्फ खाड़ी तक सीमित नहीं रहने वाली है, यानी कि हॉर्मुज जल जमरू मध्य बंद होने से लेकर ग्लोबल एनर्जी सप्लाई ठप हो जाएगी और पूरा मध्य पूर्व तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच सकता है। यानी कि सीज फायर को लेकर जो समझौता हुआ था उसकी म्याद पूरी हो चुकी है, जिसके बाद अब खाड़ी देशों में अलर्ट और जो सायरन बज रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखिए कई तरीके से आप समझिए कि आपातकालीन स्थिति को लेकर लोगों को यहां पर अलर्ट रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में अमेरिका ईरान के द्वारा संघर्ष एक बार फिर बढ़ जाएगा, ये जरा समझने की कोशिश करते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल जे सोढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया न्यूज पर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो ये समझाइए, ये जो सायरन बजे हैं दुबई में खाड़ी देशों को लेकर एक बार फिर से जो ये हलचल देखने को मिल रही है, क्या वाकई में ऐसी संभावना है कि ईरान अब सीज फायर समझौता जिसकी जो टाइमिंग है वो खत्म हो चुकी है, इसके बाद हमला कर सकता है क्या? जय हिंद पुनीता जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पे हूँ। अगर हम आधिकारिक या औपचारिक तौर पे देखें, जिस वक्त सीज फायर खत्म हो जाता है कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष पे युद्ध शुरू कर सकता है। हाँ। क्योंकि किसी भी सीज फायर एग्रीमेंट में डेट और टाइम यानी तारीख और समय क्लियरली लिखा होता है जब तक दोनों पक्ष एक दूसरे पे हमला नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही वो तारीख वो समय निकल जाता है दोनों पक्षों के पास पूरा अधिकार होता है एक दूसरे पे हमला करने के लिए। हाँ। ये जो 60 दिन का ये सीज फायर था जो परसों समाप्त हुआ, अब औपचारिक तौर पे अमेरिका और ईरान एक दूसरे पे हमला कर सकते हैं। देखिए, पहला हमला हमेशा अमेरिका से आएगा क्योंकि अगर हम पिछले 40 साल का इतिहास देखें 3 हमले हुए हैं ईरान पे और सारे हमले पहले अमेरिका से शुरू हुए। तो इस बार भी ईरान पहला हमला नहीं करेगा। ईरान पहला हमला नहीं करके दुनिया को दिखा रहा है कि मैं वो देश नहीं हूं जो लड़ाई शुरू कर रहा हूं, लेकिन मेरे पे क्योंकि युद्ध हो रहा है इसलिए मैं अपने आप को पूरी तरह से रक्षा कर रहा हूं, डिफेंस कर रहा हूं। जहां तक खाड़ी देशों की बात है पुनीता जी, खाड़ी देशों के लिए बहुत संकट का समय है क्योंकि जितने अरबों डॉलर पिछले 40-45 साल में इन्वेस्ट हुए थे यहाँ पे, खास करके 1991 की गल्फ वॉर के बाद इतना वहां पे भारी निवेश आया था, इतनी बड़ी बड़ी शहर बने, इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी जैसे दुबई में हम आमतौर पे देखते रहते हैं। अब वो सारा चीज दिक्कत में आ गई है क्योंकि आसा आसा निवेशक वहां से निकल रहे हैं, लोग वो खाड़ी देश छोड़ रहे हैं और खाड़ी देश जिन्हें लगता था कि तेल तो एक दिन खत्म होगा लेकिन अगर हम अपना व्यापार बढ़ाएंगे तो हमारा यहाँ पे जो अर्थव्यवस्था चलती रहेगी, अब उनको वो चीजें डामाडोल होती हुई दिख रही हैं। हाँ।
लेकिन इस स्थिति में आकर जब जंग इतनी लंबी खिंच चुकी है तो क्या वाकई में ऐसा लग रहा है सर, अगर देखिए खाड़ी देशों पर हमला होता है तो खाड़ी देश अब तो चुप बैठने वाले हैं नहीं, खाड़ी देशों की ओर से भी कहा गया है कि हम भी पलटवार करेंगे। तो क्या ऐसी संभावना है कि ईरान अब एक बड़ा जोखिम लेता हुआ नजर आएगा? देखिए पुनीता जी, खाड़ी में 7 देश हैं। हाँ। अगर हम इन सातों देशों की सैनिक शक्ति को इकट्ठा करें तो हाँ। वो ईरान की सैनिक शक्ति के 1/3 भी नहीं आता है। यानी खाड़ी देश बहुत कमजोर हैं ईरान के बनस्पत। अमेरिका तो अपने सैनिक अड्डे आस्ता आस्ता मिडल ईस्ट से खाली कर रहा है, उन्हें इसराइल जॉर्डन की तरफ मूव कर रहा है। हमने देखा कि कैसे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन में वहां पे जो 9 सैनिक थे उनमें लड़ाई होगी, खुद ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तो अमेरिका खुद अपने दबाव के अंदर आ चुका है। और जब खाड़ी के देशों के साथ अमेरिका 28 फरवरी से पहले पूर्ण रूप से खड़ा था, जब अमेरिका खाड़ी देशों को वो 40 दिन और फिर बाद में 17 दिन के युद्ध में नहीं बचा पाया, तो अब तो अमेरिका बहुत कमजोर हो चुका है। और जैसे हाँ। मैंने कहा कि खाड़ी देशों की अपनी अपनी सैनिक क्षमता तो कुछ खास है नहीं, तो इस वक्त ईरान एक क्षेत्रीय शक्ति बन के उभरा है। बल्कि जो खबरें 2-3 दिन से आ रही हैं हाँ। कि यूएई और सऊदी अरेबिया ने 2-2 टन सोना भेजा है ईरान को कि हम पे हमला मत करो। अब इन खबरों की पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन इन खबरों को कोई नकार भी नहीं रहा है, तो कुछ सत्य तो इन खबरों में लग रहा है। तो डेफिनेटली खाड़ी देश भी आस्ता आस्ता ईरान की तरफ झुक रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है अमेरिका उनकी सुरक्षा करने में पूरी तरह असफल है। हम्म। लेकिन अब इस युद्ध का क्या अंजाम नजर आ रहा है, और क्या वाकई में अब अमेरिका की जो स्ट्रैटेजी है वो बदलती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि लगातार जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बता दिया है, दूसरी तरफ ईरान की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई। ईरान के विदेश मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि अब हम सीज फायर नहीं करेंगे, अब हमें स्थायी समझौता जो है इस दिशा में करना होगा। अब आगे क्या स्थिति देख पा रहे? क्या डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान पर जो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस प्रेशर में क्या वाकई में ईरान दबता हुआ अब जाकर नजर आ रहा है क्या सर? देखिए पुनीता जी, पहला विश्व युद्ध 1918 में खत्म हुआ था और अगले हाँ। साल 1919 में तब की अमेरिकी सरकार ने एक कमीशन का गठन किया था जिसे किंग क्रेन कमीशन कहते हैं। और इसको एक कार्य दिया था कि मिडिल ईस्ट में जो अस्थिरता है उसके बारे में रिपोर्ट सौंपे। 3 साल बाद 1922 में किंग क्रेन कमीशन ने अमेरिकी सरकार को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें साफ लिखा था यदि इसराइल एक नए देश के रूप में उभरता है तो मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं होगी। 14 मई 1948 को जब इसराइल ने अपनी एक पक्षीय आजादी डिक्लेयर की, तो हैना ब्रैंडन, जो कि अमेरिका की एक प्रसिद्ध लेखिका थी, उन्होंने लेख लिखा कि इसराइल ने यह भारी गलती की है, अब मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं आएगी। दोनों जो तथ्य थे सही निकले। 48 साल हो गए हैं जब इसराइल ने अपनी एक पक्षीय आजादी डिक्लेयर की, और इन सारे सालों में 78 युद्ध हुए हैं मिडिल ईस्ट में। ये आखिरी युद्ध नहीं है। बेशक ये युद्ध खत्म हो जाए, आज या कल तो ये खत्म होना है, लेकिन इसके बाद फिर युद्ध होंगे। मिडिल ईस्ट में शांति का एक ही सलूशन है, वो है 2 स्टेट सलूशन। भारत भी इस चीज की अगुवाई 1948 से करता है। हमारे वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री ने भी कई बार कहा है कि अगर मिडिल ईस्ट में शांति आनी है 2 स्टेट सलूशन होना अनिवार्य है, अन्यथा मिडिल ईस्ट में कभी शांति नहीं आएगी। लेकिन इस सर ये चल क्या रहा है ये? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर अभी सोच रहे कि हमले दोनों तरफ से हो नहीं रहे थे, ना ईरान और ना ही अमेरिका एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, लेकिन अब जब इस बीच डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक नक्शा शेयर करते हैं जिसमें पूरा एक हिस्सा है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जिस पर वो कहते हुए नजर आए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब अमेरिका का हिस्सा है। तो इससे क्या संघर्ष और बढ़ने की उम्मीद मानी जाए? क्योंकि देखिए हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी भी देश का नहीं है, किसी भी देश का नियंत्रण उस पर नहीं है, लेकिन ईरान के अपने दावे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने दावे कर रहे हैं। तो अब इस हालात में क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? 14 नवंबर 1987 को हाँ। एक किताब प्रकाशित हुई थी जिसका शीर्षक था ट्रंप द आर्ट ऑफ डील, जो स्वयं डोनाल्ड ट्रंप ने खुद लिखी है। हाँ। उस किताब में ट्रंप ने लिखा है कि अगर इंसान को झूठ बोलना पड़े सफल होने के लिए, सफल दिखने के लिए, उसे हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि अंत में मान्यता सफलता ही होती है, बेशक उसके लिए झूठ का सहारा लिया जाए। यही चीज अब ट्रंप कर रहे हैं। दुनिया के सारे 9 अरब लोग जान चुके हैं कि अमेरिका ईरान से युद्ध हार चुका है, लेकिन क्योंकि अमेरिका में कुछ महीने बाद मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, जिसमें ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी का हारना तय है, तो ट्रंप ये गलत चीजें कर रहे हैं ताकि अपने जो उनके वोटर हैं, जो उनका कोर वोट बैंक है, वो उनसे दूर ना है। अभी कल ही एक रिपोर्ट छपी है रॉयटर्स की और इप्सोस की,
ओपिनियन पोल की डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी है सिर्फ 33% रह गई है। किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति की पॉपुलैरिटी पूरे अमेरिका के 250 साल के इतिहास में अगर सबसे कम है तो वो डोनाल्ड ट्रंप की है। तो डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनके लिए देश के अंदर दिक्कतें हैं, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे सारे देश इजराइल को छोड़ के उनसे दूर हो गए। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप हर हथकंडा अपना रहे हैं अपने कोर वोट बैंक को कन्विंस करने के लिए। नहीं, हम युद्ध जीत रहे हैं, लेकिन दुनिया अच्छी तरह जान चुकी है असलियत क्या है। तो ये सारा ये नौटंकी है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता ईरान पे। ईरान के विदेश मंत्री अगराची कह चुके हैं कि हम 40 साल के युद्ध के लिए भी तैयार हैं। तो अगर ये युद्ध खत्म होगा, ईरान की कंडीशंस पे होगा, अमेरिका की कंडीशंस पे नहीं होगा। हाँ, यानी कि ईरान ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई उसमें कुछ हद तक अब ईरान जो है कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर चीन से। चीन में 22 अगस्त से